गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सो गुड मॉर्निंग संजू जी, दीपक जी गुड मॉर्निंग, माधुरी शर्मा जी गुड मॉर्निंग, अर्चना जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। दीपक जी गुड मॉर्निंग। सो आज से जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि आज से आरपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका वीडियो सोल्यूशन या हम कह सकते हैं ऑनलाइन डिस्कशन चलेगा। और कोशिश करें जैसे आपने आपके लाइफ में कई सारे टफ से टफ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, उसी तरीके से आशा करता हूं कि आप आरपीएससी के लिए भी जोर शोर में मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं नए कोर्सेस आरपीएससी से रिलेटेड लॉन्च हो चुके हैं, तो आप उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से 5 साल के बाद आई है। सो राजस्थान के उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जो आरपीएससी का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उन सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ। आरपीएससी आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई सारे रिक्रूटमेंट होने वाले हैं और आपके पास सुनहरा मौका है कि आप इस चांस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने में आईएफएस आपकी पूरी-पूरी मदद करेगा। तो गुड मॉर्निंग रुचिता जी, गुड मॉर्निंग। अशोक जी गुड मॉर्निंग। हरी गुड मॉर्निंग। माधुरी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोहम्मद जी गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनका जो हमेशा से एक एम रहता है कि वो एक अच्छे टीचर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे जो वेल रिपीटेड नौकरीज हैं उनमें जाएं, जॉब्स में जाएं। उसी के साथ साथ जो और बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनका एम होता है कि एक अच्छे रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर वो उभर करके आए। सो उन सारे बच्चों के लिए जो कि टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, आने वाले जनरेशन को एक बेहतर भविष्य देने के लिए अपने आप को झोंकना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स देना चाहते हैं, उनके लिए ये सच में ही एक बेहतरीन मौका है। और जैसा कि आरपीएससी, उसी तरीके से और भी कई सारे स्टेट रिक्रूटमेंट के नोटिस और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आई होप आप उन सब में भी उतना ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो जी अरुण जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। जी दादा सर गुड मॉर्निंग। सो आशा यही करता हूँ कि आप लोग इस मौके को भरपूर तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार हो ही जाता है। पैंडेमिक कंडीशंस की वजह से इस एकाक एग्ज़ाम जो भी मिस हुआ है, अगर उसे छोड़ दें तो साल में 2 बार सीएसआर नेट का एग्ज़ाम हो जाता है। नेट का एग्ज़ाम भी हम जानते हैं कि साल भर में 1 बार हो ही जाता है। लेकिन अगर हम आरपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो आपको जैसे मैंने कह दिया कि 5 साल या 4 साल के बाद हो रहा है। लेकिन इस एग्ज़ाम की जो खूबसूरती है, जो फ़ायदा है वो ये है कि आप इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालीफाई नहीं करोगे, क्वालीफाई करने के साथ-साथ आप एक परमानेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको नौकरी लग जाएगी। तो इसलिए ये मौका बाकी सारे एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे और आशा करता हूँ कि आप लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंस इस एग्ज़ाम को देने वाले हो और आप प्रिपेयर करने वाले हो इस एग्ज़ाम के लिए। सो चलिए
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और शुरुआत करें, क्या क्वेश्चंस थे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो दे रखे हैं वो क्या होने चाहिए थे, या जो भी आंसर्स दे रखे हैं उनकी एग्जैक्टली वजह क्या थी। जैसे कि हम बात करें तो आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। उसी के साथ साथ कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सही लॉजिक क्या है आंसर्स के पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है जो इन क्वेश्चंस में पूछा गया है, और हमें जब प्रिपरेशन करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है, किस लेवल तक हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है, उस हिसाब से आइए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। विक्रम जी, ये डेमो क्लास तो नहीं है, इसमें मैं लेक्चर तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सारे के सारे जो भी 2016 के अंदर बॉटनी सब्जेक्ट में पेपर 1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा का पूरा जो भी सेशन है पेपर 1 को 3 हिस्सों में डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 वाला हिस्सा आज के सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डेमो क्लासेस तो फिलहाल अभी नहीं शुरू हुई हैं, चिंता ना करें, डेमो क्लासेस से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगे जल्द ही, इंतजार करें। शमीमा बानो जी, गुड मॉर्निंग जी। मैंने बता दिया कि ये डेमो क्लास नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है वो बताए जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो है वीडियो सोल्यूशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, PYQ टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको यहाँ से भी मिलेंगी, तो मिस ना करें इस पूरे के पूरे लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, काफ़ी सारे व्यूवर्स आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया, आरपीएससी 2016 पेपर 1 बॉटनी में हम सबसे पहले जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और आशा करता हूं कि आप जितने भी सेशंस में ये पूरा का पूरा डिस्कशन होगा आप पूरा ध्यान से देखोगे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप जब सारे सेशंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। तो देखने को ये मिलता है अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कि शुरुआती जो भी पोर्शंस हैं तो वो सारा का सारा अलगे, उसके साथ साथ जो थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है, देन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, अलगे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सिंपल हैं, उसी के साथ साथ आपकी नॉलेज को अच्छे से चेक करते हैं। तो ध्यान से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे सेशंस को, सारे के सारे पार्ट्स को ध्यान से देखें, डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो शीला जी गुड मॉर्निंग, दिगंबर सर गुड मॉर्निंग जी। सिलेबस जो है अभी तो उन्होंने कहा है कि वो वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे, अभी फ़िलहाल सिलेबस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन अगर हम पिछले सिलेबस को फॉलो करना चाहते हैं तो सिलेबस इज़ अवेलेबल, और आपको अगर सिलेबस चाहिए तो उसके बारे में भी अरेंजमेंट कर दी जाएगी, चिंता ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि आप जब सीक्वेंस देखेंगे पूरे के पूरे पेपर का तो शुरुआत जो है वो अलगे, और अलगे के बाद फिर आपको फंजाई, कुछ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस, एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर शुरुआती जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अलगे एंड फंजाई से रिलेटेड ही दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, दैट इज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब अलगे के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जाती है, दैट इज एंटायर लाइफ साइकिल की बात की जाती है, तो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान ऐसे कुछ अलगे हैं जिनके अंदर आपको हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो हम जानते हैं, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अलगे,
यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल में ज्यादातर जो फेज होता है दैट इज इन हैप्लॉइड फेज, और वी कैन से हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट ओवर अ डिप्लॉइड फेज, ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली प्रिमिटिव जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल या हम अलगे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होगी वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अलगे में ही हायर अलगेज की बात करेंगे तो देखने को मिलेगा कि हैप्लॉन्टिक फेज में बिकम इक्वल टू डिप्लॉन्टिक फेज। हो सकता है ये जो हैप्लॉइड फेज है लाइफ साइकिल का, जिसे हम गैमेटोफिटिक फेज भी कहते हैं, वो स्पोरोफिटिक फेज दैट इज डिप्लॉइड फेज के इक्वल हो जाए। उस केस में कह दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ आइसो टाइप की कंडीशन आ गई है, जिसमें आपको हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल देखने को मिल रहा है। सो आंसर यहाँ पर जो निकल करके आएगा दैट विल बी द कारा। कारा का लाइफ साइकिल अगर हम स्टडी करते हैं तो देखने को मिलता है बहुत ही कम समय के लिए डिप्लॉइड फेज आता है, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके तुरंत बाद मियोसिस होकर के हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे एंड दीज हैप्लॉइड स्पोर्स विल प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइटिक प्लांट। रेस्ट ऑफ जो भी एग्जांपल्स आप देखोगे दैट इज एक्टोकार्पस, एंटेरोमॉर्फा, हलवा, इनके अंदर आपको डिप्लॉइड फेज भी अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि उतना ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो आंसर सही से निकल करके आना चाहिए दैट इज द कैरा। अरीफा जी गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है दैट इज फ्रॉम द रेंज ऑफ थैलस इन अलगे। रेंज ऑफ थैलस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एग्जैक्टली समझिएगा कि अलगल जो भी डिवीजन है, इन डिविजन्स के अंदर या डिवीजन अलगे के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर हम उन सारे के सारे ग्रुप्स और इन सारे के सारे कैटेगरीज को देखें तो इस तरीके के अलग अलग फॉर्म ऑफ और रेंज ऑफ थैलेसिस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ अलगे से हायर ग्रुप्स ऑफ अलगे की तरफ मूव करेंगे तो देखने को मिलेगा कि यूनिसेलुलर, देन फिलामेंटस, फिलामेंटस टू कॉलोनियल, इस तरीके के जो फॉर्म्स हैं, रेंज ऑफ थैलस है, वो देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप प्रिमिटिव ग्रुप से हायर ग्रुप्स की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो थैलस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बेहतर होती चली जाती है, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो रेंज ऑफ थैलस के टॉपिक से ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे हैव नॉन फ्लैजिलेट सिनोबिया। तो सबसे पहले आपको पता हो कि सिनोबिया का मतलब क्या है। सिनोबिया का मतलब हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाने वाले अलगे की। ऐसे अलगे जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कॉलोनी में जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे, सपोज दिस इज द वन अलगे, जो अलगे मेंबर्स का नंबर होगा, यूनिसेलुलर जो भी अलगल मेंबर्स होंगे उनका नंबर फिक्स्ड हो। तो ऐसी कोई कॉलोनी जो फिक्स नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर के बनती हो उसको सिनोबियल कॉलोनी कह दिया जाता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोनियल रेंज ऑफ थैलस के कॉन्सेप्ट में कॉलोनियल टाइप के जो भी थैलस वाले अलगे होते हैं वहां से ये क्वेश्चन है। उसमें भी पूछा गया है नॉन फ्लैजिलेट। नॉन फ्लैजिलेट का क्या मीनिंग है कि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, दैट मीन्स द इंडिविजुअल सेल does not having a flagella like structure and such type of cells they are forming a colony and इसीलिए ऐसे अलगल फॉर्म्स के लिए जो कैटेगरी है that is called as a non-flagellate synovial colony। अब अगर आप यहां पर इडोरिना की बात करें, पेंडोरिना की बात करें, वोल्वोक्स की बात करें, सारे के सारे जो भी कॉलोनीज हैं उनके अंदर आपको फ्लैजिलेटेड सेल्स मिलेंगे। मींस सिनोबिया में बी ऑब्जर्व, जैसे कि वोल्वोक्स में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ और भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे कि यूडोरिना के अंदर देखने को मिल जाता है। कुछ मेंबर्स के अंदर आपको हो सकता है सिनोबियल कंडीशन देखने को ना मिले, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं मिक्स टाइप के हैं। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि नॉन फ्लैजिलेटेड वाला जो कॉलोनी है दैट इज द कैडियस्ट्रम। कैडियस्ट्रम के ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, दिस इज द कॉलोनी विच इज कंपोज्ड ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड
cells. So correct answer should be the Pediastra. अब अगर हम जो बाकी के मेंबर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लें, सो पेंडोरिना अभी हमने बात की, ये भी कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है। इडोरिना उसी के साथ साथ वॉल्वॉक्स, ये तीनों ऑप्शंस में दे रखे हैं। और हम देख सकते हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेट सम फिक्स नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज 16 और 16 to 32 और मोर देन 500 सेल। लेकिन जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आप देखेंगे ईच एंड एवरी कॉलोनी दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो यहाँ पर फ्लैजिला कहीं ना कहीं प्रेजेंट है और इसीलिए ये आंसर्स नहीं थे। नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोबियल कॉलोनी कंटेनिंग किसी एक अलगे को हमें पहचानना था, आंसर था हमारा पेडियास्ट्रिक। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी जरूरत है कि जब कभी भी अलगे वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जाए तो डिटेल में पढ़ा जाए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ा जाए। एक चीज़ जो हमेशा मुश्किल होती है दैट इज एग्जाम्पल्स याद रखना, लेकिन कोशिश करने पर एग्जाम्पल्स भी याद रह जाएंगे। जैसा कि हमने सुना है कि जितनी बार प्रैक्टिस करें उतनी बार जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाती हैं और एग्जाम्पल्स याद होते जाते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे और शायद अगर हमने एक बार ये सारे एग्जाम्पल याद कर लिए हमारी लाइफ सेट हो सकती है। तो एक बार के लिए इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना चाहिए। टीना जी हेलो, अमित विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग, जय जी। आईसीएमआर के लिए जीके या हम कह सकते हैं जो भी आप पेपर्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली शुरुआती जो भी पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई फिक्स पोर्शन नहीं, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मेरे हिसाब से मैं कोई एक पर्टिकुलर किताब सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका जनरल नॉलेज या फिर हम कह सकते हैं आपको जो हमारे आसपास में पाए जाने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन्स हैं, अगर आपको पता है, अगर आपकी इंटरेस्ट जो आपके सराउंडिंग की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़्यादा है, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की लालसा आप में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक फिनोमिनन, उसी के साथ साथ फिजिक्स के कुछ बेसिक फिनोमिनन्स, साइंस के कुछ बेसिक फिनोमिनन्स जो कि हमने स्कूल टाइम में पढ़ रखे हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई स्पेशल ऐसी किताब तो हम नहीं कह सकते जो आप पढ़ेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे या सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए ध्यान रखें इस बात का कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक किताब तो नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चन की। अलगे दैट कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी आर कॉमनली नोन एज। तो अगर ये क्वेश्चन उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आया होता जिसको हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम स्मिथ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो भी अलगल ग्रुप्स हैं जिन्हें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड लाइकवाइज अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, तो हमारा आंसर निकल करके आता फियोफाइसी। लेकिन यहां पर आंसर जो निकल करके आता है दैट इज द क्रोमेटोफाइटा एंड इट इज करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ सम अदर क्लासिफिकेशन। सो अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशंस देखें, एडवांस क्लासिफिकेशंस देखें, तो द अलगल ग्रुप्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू सर्टेन फाइलम्स। ऐसे ही एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोफाइटा एंड क्रोमोफाइटा, एंड दिस क्रोमोफाइटा इट कंटेन ट्राइसोफाइट्स, it contains xanthophysi members और it contain phaeophysi members, और इसीलिए आंसर जो निकल करके आएगा that is the क्रोमोफाइटा। सो ध्यान रखें दोस्तों कि हमने अकॉर्डिंग टू जो भी बेसिक क्लासिफिकेशन है जो हम हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि सर्टन ग्रीन algae containing group is called as a क्लोरोफाइसी और फाइटा। रेड अलगे है तो हम लिखेंगे रोडोफाइसी और फाइटा, एंड ब्राउन अलगे है तो पियोफाइसी और फाइटा।
एंड इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखें कि कई बार क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं द फियोफाइसी इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्राउन अलगे, रोडोफाइस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड अलगे एंड क्लोरोफाइस इज कॉल्ड एज अ ग्रीन अलगे। उसी के साथ साथ कुछ जरूरी एग्जांपल्स जैसे कि फ्यूकस, लैमिनारिया, मैक्रोसिस्टिस, सरगैसम। रेड अलगे से बात करें सो ग्रासिलारिया, पोरफायरा, पाल्मेरिया एंड कॉन्ड्रस। एंड ग्रीन अलगे से बात करें सो कॉलरेपा एंड मोनोस्ट्रोमा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं जो एटलीस्ट बेसिक हम जब कभी भी अलगे के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है, उन्हें तो याद रखें, राइट। रेंज ऑफ थैलेस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो भी एटलीस्ट अगर हमें याद है तो भी काफी सारा हेल्प हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बात की फियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्रायोफाइसी के मेंबर्स के अंदर, उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी द ब्रोमोफाइटा। जी ऋषभ सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट, थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखें दोस्तों कि बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशंस भी याद रखनी है और बहुत ही ज्यादा मेमोराइज करने वाली चीजें भी याद रखनी है। आपको सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक alga which possess chlorophyll A and chlorophyll B। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा अलगे प्रोकैरियोटिक है और उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक अलगा मतलब हम मोस्टली बात किसकी कर रहे हैं? मोस्टली हम बात कर रहे हैं साइनोफाइसी जैसे मेंबर्स की, ठीक है। और साइनोफाइसी के मेंबर्स के अंदर आपको ये जो क्लोरोफिल ए वाला पार्ट है ये तो डेफिनेटली सबके अंदर ही पाया जाता है, कोई भी प्लांट हो या अलगे हो। उसी के साथ साथ बताया गया क्लोरोफिल बी भी पाया जाता हो, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जरूरी है, पता होना जरूरी है कि कौन सा वाला अलगे किस ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पर जो सही आंसर निकल करके आएगा दैट विल बी प्रोक्लोरॉन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज शोइंग ऑल द रिक्वायर्ड फीचर जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। बाकी के जो भी मेंबर्स हैं they are having different features, different characteristics। जी आनंद जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बात करें। अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती हैं और हम कह रहे हैं कुछ टॉपिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करती है। पूरी की पूरी आरपीएससी के अंदर आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता होगी उतना ही आपको मदद मिलेगी। Which of the following alga is a good source of bromine? तो जब कभी भी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मोस्ट ऑफ द अलगे दे आर यूज्ड एज अ फूड, एज अ फॉडर, एज अ बायोडीजल सोर्स। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। उनमें एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है दैट इज फॉर न्यूट्रिएंट्स। A variety of algae they are used for a nutrient because they contain all required nutrients inside their body। और शायद इसीलिए बहुत सारे अलगे का इस्तेमाल हम एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के तौर पर करते हैं, जैसे कि स्पाइरुलिना के टैबलेट्स आपने सुने होंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीविटामिन टैबलेट्स और उसमें कुछ और नहीं होता, स्पाइरुलिना के जो ड्राइड सेल्स हैं उन्हें भरा हुआ होता है बिकॉज इट इज रिच इन ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि ब्रोमीन कौन से वाले अलगे से मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ब्राउन अलगे की। सो ब्राउन अलगे मतलब हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी के मेंबर्स की, which is also called it as a kelp। And
देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लैमिनारिया की, उसी के साथ साथ मैक्रोसिस्टिस एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज म्यूकस। ये एग्जाम्पल्स याद रखें। जनरली दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन। तो अगर क्वेश्चन आयोडीन के लिए आया होता तो हम कहते हैं कि ब्राउन अलगे का कोई मेंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लैमिनारिया का हो सकता है, मैक्रोसिस्टस का हो सकता है, फ्यूकस का हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं रेड अलगे के बारे में। रेड अलगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रोडोफाइसी मेंबर्स। और रोडोफाइसी मेंबर्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रोडोमेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया। And the third example is rhodymania, and they are the richest example of bromine. ये ब्रोमीन के richest source है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसीलिए क्या होगा, रोडोमेला। ध्यान रखिएगा रोडो इज रिप्रेजेंटिंग कि मैं कहाँ का मेंबर हूं, रेड अलगे का, दैट मीन्स रोडोफाइसी का मेंबर हूं। और हो सकता है ये छोटी सी बात जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कहीं पर काम आ जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ब्राउन अलगे, पियोफाइसी। अब बात करें कि लैमिनारिया, जी हाँ यहाँ का एग्जाम्पल हो गया। देन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम अदर ग्रुप्स। तो ध्यान रखिएगा कि आंसर यहां पर जो होगा दैट विल बी अ रोडोमेला। सो लैमिनारिया आंसर तब होता जब आयोडीन की बात होती। यहां पर ब्रोमीन के बारे में पूछा गया, ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैटोस्पोर्स। Statospores are basically a circular spores and having a deposition of calcareous substance जैसे कि calcium, and generally it is produced by the members of chrysophytes। जो भी क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं उनके अंदर ये यूनिक तरीके का स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ के लिए तो सीधे सीधे लाइफ साइकिल अगर हमने पढ़ रखी है अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स की, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टैटोस्पोर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, जिन्हें हम गोल्डन ब्राउन अलगे के नाम से भी जानते हैं, या मोस्टली गोल्डन अलगे भी कह दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अल्जीन। अब देखिए कि अल्जीन, अगार अगार, उसी के साथ साथ कोराजिन, ये तीनों ही एक तरीके के बाय प्रोडक्ट हैं, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट है जो कि हम कहां से हार्वेस्ट करते हैं, अलगे से हार्वेस्ट करते हैं। और इन पे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसी के साथ साथ रेंज ऑफ थैलस मैंने बता दिया, जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के टाइप्स हैं, एक बार एटलीस्ट उनको देख के जरूर जाना है। यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है कि अगार कौन से वाले अलगे में से मिलता है। अगार अगर पूछा गया होता तो आंसर कुछ और होता, कोराजिन अगर पूछा गया होता तो आंसर कुछ और होता। यहां पर पूछा गया एल्जीन और एल्जिनिक एसिड कौन से अलगे के सेल वॉल में पाया जाता है। तो अगेन एल्जीन इज अ कॉमन कंपोनेंट इनटू द मेंबर्स ऑफ पियोफाइसी। पियोफाइसी के जो भी मेंबर्स हैं उनके सेल वॉल में, स्पेशली जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर अल्जीन का डिपोजिशन और एल्जिनिक एसिड का डिपोजिशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अभी हमने देखा कि मैक्रोसिस्टिस इज अ एग्जांपल ऑफ यस पियोफाइसी मेंबर। अगर आपको याद ना हो तो अभी हमने ये चीज डिस्कस की है। यहां पर
मैक्रोसिस्टिस इज एग्जाम्पल ऑफ फियोफाइसी। और अगर आपको पोरफायरा लग रहा हो तो पोरफायरा इज अ मेंबर ऑफ रेड अलगे, दैट इज रोडोफाइसी। सो द करेक्ट आंसर शुड बी मैक्रोसिस्टिस। जिलेडियम भी रोडोफाइसी का मेंबर है, पोरफायरा भी रोडोफाइसी का मेंबर है, एंड कोरालिना भी रोडोफाइसी का मेंबर है। ध्यान रखिएगा, तीनों रोडोफाइसी के मेंबर है। अगर इतना भी हमें पता होता कि रोडोफाइसी के मेंबर्स के अंदर ज्यादातर हमें अगार अगार एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, और अगर हम फियोफाइसी के मेंबर्स के केस में बात करें तो एल्जिनिक एसिड और एल्जीन मिल जाता है, तो भी आपका आंसर आ जाता है। जी हाँ नेहा जी, मैं बता रहा हूं कि पेपर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड आता है, मतलब वी हैव टू नो द एक्चुअल सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट आज से 2 साल पहले पढ़ा था, साल भर पहले पढ़ा था, अभी आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, मुश्किल हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता हो, तब जा करके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम अगेन अलगे, which of the following genera of Rhodophyta has a unicellular thallus? तो रोडोफाइटा के अंदर कोई एक ऐसा जेनरा है जिसके अंदर यूनिसेलुलर थैलस पाया जाता है। अब ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एंड दैट इज पोरफायरिडियम is a type of rhodophyta member which contain unicellular thallus। तो ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गई, सीधे सीधे हो गई। अब हमेशा ध्यान रखिए, जहां थोड़ी बहुत लॉजिक लग सकती है, जहां पर थोड़ा बहुत आपका इंफॉर्मेशन अप्लाई हो सकता है, कोशिश करें अप्लाई करने का। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जहां पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मैटर करता है, फॉर एग्जांपल पोरफायरिडियम, ये आपको पता हो तो ही आप आंसर दे पाते हैं, उसके अलावा इसका कोई और तरीका नहीं है। कॉन्ड्रस, ये हम जानते हैं कि ये एक तरीके का ब्रांच्ड अलगे है। उसी के साथ साथ कोरालाइना एंड रोडा माइनिया, अभी हमने ये नाम भी पहले लिख रखा है, तो ये भी रोडोफाइसी का मेंबर है, एंड दे आर हैविंग अ कंपैरेटिवली ब्रांच स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द पोरफायरिडियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी अलगे से है, और आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन अलगे से आ रहे हैं। अभी तक 9th क्वेश्चन आ चुका है, एंड द 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द अलगे। टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अगर क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिया होता, या ऑप्शंस जो है वो कॉम्बिनेशंस में दिए होते, तो फिर कोई बात नहीं थी, आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता था। क्योंकि रोडोफाइटा के मेंबर्स के अंदर आपको फ्लैजिलेटेड स्पोर्स देखने को नहीं मिलते। दे प्रोड्यूस नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, और वी कैन से द फ्लैजिला इज एब्सेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइटा। यहां तक तो बात सही हो जाती। इसका मतलब यह है कि उसके अलावा जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर आपको कभी न कभी किसी न किसी स्टेज में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, स्पेशली फ्लैजिलेटेड स्पोर देखने को मिल जाएंगे। क्लोरोफाइटा में देखने को मिलते हैं, उसी के साथ साथ क्राइसोफाइटा के मेंबर्स में भी देखने को मिलते हैं। पियोफाइटा के मेंबर्स की बात करें, यहां पर भी देखने को मिलते हैं। अब रोडोफाइटा का एक ही ऑप्शन था, ये वाला और एक यहां पर, लेकिन अभी हमने एलिमिनेट कर दिया इसको, क्योंकि फियोफाइटा के मेंबर्स के अंदर फ्लैजिला देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल्स अगर आप पढ़ते हैं, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर आपने स्टडी किया हुआ है फियोफाइसी के, तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होगी, तो एलिमिनेट किया जा सकता था। अब यहां पर बात आकर के रुक जाती है कि रोडोफाइटा डेफिनेटली यहां पर तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स नहीं पाए जाते। साइनोफाइसी के मेंबर्स के अंदर भी ऐसा फीचर ही देखने को मिलता है। आप नॉस्टॉक को देख लें, आप उडोगोनियम को देख लें, आप उसी के साथ साथ और भी जितने मेंबर्स हैं इसके साइनोफाइसी के, उनके आप स्ट्रक्चर को देख लें, आपको उनके अंदर कहीं पर भी फ्लैजिलेटेड स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। So this is the two group which does not containing a flagellated structure, or we can say spores. So the correct answer should be the Rhodophyta and the Cyanophyta.
जी कंचन जी हाय। आरुषि शर्मा, जी ज़रूर, आपको लिंक शेयर करनी है तो उसके बारे में भी मैं अगला जो भी सेशन होगा, मैं आपको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगा, चिंता ना करें। आपको लिंक चाहिए कि कहाँ से ये पेपर मिल सकता है, ज़रूर आपको ये पेपर का लिंक दे दिया जाएगा। जी कंचन जी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, दार सयार जी, आपको बॉटनी अच्छे से आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आरपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आप एक लेक्चरर के तौर पर, एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर बच्चों के सामने जाएँगे और वहाँ जाने के बाद आपको सीखना नहीं है, आपको पहले से ही आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए कि उसे वो सारी चीज़ें पता हों, जो वो बच्चों को बताने वाले हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर बाद में शायद हमें समय ना मिले। तो कोशिश करें कि अभी आप जितना अपने आप को निखार पाएँगे, जितना बेहतर कर पाएँगे, जितने एफर्ट डाल पाएँगे, आपको जॉब मिलने के बाद उतनी ही आसानी होगी उन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने में, आपके स्टूडेंट्स के साथ जो है इंटरेस्टिंग वे में लर्निंग करने में, टीचिंग करने में। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और डेफ़िनिटली यहाँ पर जो नॉलेज होगी वो अच्छे से चेक की जाएगी आपकी। तो ज़रूरी है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी आपको इस चैनल पर सॉल्व करवा चुका हूँ और कुछ उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपने इसके पहले कुछ जो डिस्कशंस हुए हैं, बॉटनी से रिलेटेड जो हमने करवाए हैं, तो आपने ऐसा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखा है। मुझे तो फटाक से रिकलेक्ट हो गया, आपको भी शायद अगर आपने वो सेशन देखा है तो रिकलेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलगा यूज्ड एज अ फूड इन जापान। जापान के अंदर कई सारे मेंबर्स को यूज किया जाता है, कई सारे ऐसे रोडोफाइटा के मेंबर्स हैं जिनको यूज किया जाता है फूड के तौर पर और फूड के प्रिपरेशंस में यूज होने वाली चीजों के तौर पर। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉरफायरा। पॉरफायरा के जो भी थैलस है, इसका इस्तेमाल रैप बनाने के लिए किया जाता है। रैप बनाने के लिए मतलब क्या, थिन शीट्स होते हैं जो कि पॉरफायरा के फिलामेंट से बनाए जाते हैं। इन दीज थिन शीट्स दे आर यूज्ड फॉर द रैपिंग ऑफ द फूड। एक यूनिक तरीके की प्रिपरेशन होती है जापानीज फूड के अंदर जिसे नोरी कहा जाता है और इस नोरी के चारों तरफ रैपिंग के लिए इस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरीके का रैपर है और बीच में आपको यहाँ पर जो है वो राइस और उसी के साथ साथ कुछ और वेजिटेबल्स की फिलिंग्स कर दी जाती है। आपने अगर कुछ कार्टून्स देखे होंगे जापानीज टाइप के, तो उनके अंदर ऐसे फूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने समय से बता दूं तो सिंचैन करके एक कार्टून आता था, उसके अंदर ये जो राइस के रोल्स हुआ करते थे, उनको रोल करने के लिए जो रैप यूज होता था वो है विच इज मेड बाय द पोरफायरा शीट। पोरफायरा की जो लेयर होती है, जो सेल्स होते हैं, उससे बनाया जाता है और जो फूड हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नोरी। तो ये इंफॉर्मेशन भी याद रखें, ये भी काम आएगी आपको। नाउ नेक्स्ट इज, तो 10 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए और 10 क्वेश्चन जो थे वो कहां से थे, अलगे से। 11th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि नाउ इट इज अ फ्रॉम फंजाई। तो अब ये फंजाई से है। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अब फंजाई से किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो हमें सीधे सीधे कहां से दिखे, अलगे से। अब अगला सेक्शन जो शुरू हो रहा है दैट इज फ्रॉम द फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप belongs to phylum Straminophylla और Straminophylla। अब इसके लिए
सबसे पहले तो जो क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं फंजाई के, ये पता होने चाहिए हमें। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस पता है तो फिर शायद हम इसमें से सही आंसर तक पहुंच सकते थे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की, दैट इज स्ट्रमिनोफिला, दिस इज द ग्रुप एंड इट कंटेन द Oomycota, Basileromycota, Phaeophyta, Chrysophyta and Hypoetridomycota. These are the certain groups under the Straminophila. तो अब आपको आंसर तो आ ही जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस phylogenetic classification. So now the correct answer should be the Oomycota. So this is the correct answer. Next is again it is from the fungi. और याद रखें दोस्तों कि लोअर फंजाई से हायर फंजाई मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी जो फंगल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ जो अलग अलग ग्रुप्स हैं फंगसेस के, उनके अंदर पाए जाने वाले यूनिक फीचर्स, उनके लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें हैं एटलीस्ट एक बार याद रखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आइडेंटिफाई द फंगल जीनस फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्वेश्चन भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ही है, लेकिन आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज दोनों ऑलमोस्ट कैसा हो, इक्वल टाइप का हो। लेकिन जब हम अलगे की बात करते हैं तो अलगे के केस में हमें कभी कभार 3 अलग अलग फेजेस भी देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड फेज, डाइकैरियोटिक फेज एंड डिप्लॉइड फेज। और मोस्ट ऑफ जो भी फंजाई हैं उनके अंदर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, मेनली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एस्कोमाइस्टीज एंड बैसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा ही देखने को मिलता है कि हैप्लॉइड फेज भी होगा, डाइकैरियोटिक फेज भी होगा, डिप्लॉइड फेज भी होगा। यहां पर क्वेश्चन ये है कि आप अगर हैप्लॉइड फेज की बात कर रहे हैं या डिप्लॉइड फेज की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा थैलस देखते हैं तो थैलस के स्ट्रक्चर में आपको किसी भी तरीके का खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स इन अ हैप्लॉइड फेज ऑल्सो एंड इन अ डिप्लॉइड फेज ऑल्सो you can see the same type of morphology containing thallus, and that's why this term is used, that is called isomorphic। कि देखने से आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप हैप्लॉइड फेज वाले थैलस की बात कर रहे हैं या डिप्लॉइड फेज वाले थैलस की बात कर रहे हैं। सो इट इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व इनटू द एलोमाइस्टीज मेंबर और वी कैन से true allomycetes member, that is Euallomycetes. So the correct answer is Euallomycetes. उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं so you can see the differences। अगर हम सपोज बात करें फाइकोमाइस्टीज के मेंबर्स के बारे में, एस्कोमाइस्टीज के मेंबर्स के बारे में, उसी के साथ साथ बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स के बारे में, तो वहां पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जी शुभम जी, गुड मॉर्निंग। Which of the following fungal genera has monoplanetic zoospore? ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। मोनोप्लेनेटिक का मतलब क्या है पहले समझिएगा। जूस्पोर का मतलब होता है जनरली फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स जिनके पास फ्लैजिला हो सकता है सिंगल फ्लैजिला, हो सकता है डबल फ्लैजिला हो। ऐसे स्पोर्स को जनरली जूस्पोर कह दिया जाता है। एंड दीज जूस्पोर्स दे मे बी मियोटिक जूस्पोर, दे मे बी माइटोटिक जूस्पोर, कुछ भी हो सकता है। यहां पर पूछा गया है मोनोप्लैनेटिक टाइप। मोनोप्लैनेटिक टाइप का मतलब क्या है समझिएगा कि ये वेसिकल के अंदर हम बात कर रहे हैं स्पेशली अल्ब्यूगो या फिर फाइटोप्थोरा के मेंबर्स में,
वेसिकल्स के अंदर जो है हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे, कुछ जूस्पोर्स जिन्हें हम सेकेंडरी जूस्पोर्स कह रहे हैं। एंड these secondary zoospores they enter into the phase which is called encysted zoospore. सीधे वो जो flagella है वो लॉस हो जाएगा and they will form a circular structure and that zoospore will finally germinate and produce the hyphae and then the entire structure will be get formed. So this is the overall process. लेकिन जब कभी भी आप बात कर रहे हैं डाईप्लनिज्म की, डाईप्लनिज्म मतलब आपको प्राइमरी जूस्पोर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी जूस्पोर्स अपने फ्लैजिला लॉस कर जाएंगे, फिर वो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। उस सिस्ट में से एक और जूस्पोर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी जूस्पोर एंड दैट सेकेंडरी जूस्पोर विल अगेन लॉस इट्स फ्लैजिला एंड देन फर्दर जर्मिनेशन इवेंट विल अकर। तो सैप्रोलिग्निया के अंदर याद रखें, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस बने, उनके अंदर डिप्लैनिज्म और वी कैन से डाईप्लैनिस्टिक जूस्पोर देखने को मिलते हैं। लेकिन अल्बुगो की बात करो, फाइटोप्थोरा की बात करो, इनके अंदर आपको मोनोप्लैनेटिक जूस्पोर देखने को मिलते हैं। अगेन इट इज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, वी हैव टू नो द लाइफ साइकिल ऑफ अल्ब्यूगो और एटलीस्ट द ग्रुप ऑफ अल्ब्यूगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल जेनरा इज बायोट्रोफ। बायोट्रोफ का मतलब प्लांट पैथोजन, ऐसे फंगस जो कि प्लांट पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं और प्लांट में कई तरीके की डिजीज होती है। जी शुभम जी। ओके तो जी अभी आप आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, तो फिलहाल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए तो आपको अभी यहाँ से कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यूपीएससी की अभी हमने कोई कोचिंग शुरू नहीं की है। जैसे ही यूपीएससी से रिलेटेड आपको कोई कोर्सेज शुरू होंगे तो डेफिनेटली आपको हम पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे। हाँ, यदि आप आपका बॉटनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बीएससी के लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। बीएससी में आपको बॉटनी या जूलॉजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मास्टर्स, एमएससी पार्ट 1, पार्ट 2, जो भी कोर्सेस आपको चाहिए उससे रिलेटेड हेल्प आपको मिल सकती है। लेकिन यूपीएससी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वहाँ से रिलेटेड अभी तक हमारे पास कोई कोर्स अवेलेबल नहीं हुआ है। डेफिनेटली फ्यूचर में ये सारे कोर्सेज भी हमारे पास होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहें तो बीएससी से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको हमारी तरफ से मिल सकती है। सो नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द कौन कौन से ऐसे फंजाई हैं जो कि प्लांट पैथोजेनिक है। प्लांट पैथोजेनिक का मतलब है प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। तो पेरोनोस्पोरा, पक्सीनिया, एरिसाइफी, ये सारे के सारे जो भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर अ काइंड ऑफ प्लांट पैथोजन। हमने पढ़ रखा होगा एरिसाइफी इज वेरी कॉमनली causing a disease which is called powdery mildew, right? तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है अगर हम बात करें एरिसाइफी की प्लांट्स के ऊपर। पक्सीनिया की बात करें तो पक्सीनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट डिजीज ऑन टू द वीट प्लांट एज वेल एज द बारबेरी प्लांट। इसी तरीके से जो पर्सनोस्पोरा है ये भी प्लांट पैथोजन है एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी द ऑल ऑफ दीज। सो ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे सही आइडेंटिफाई करना था कि पक्सीनिया तो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है वीट के अंदर, उसी के साथ साथ बारबेरी प्लांट के ऊपर, तो ये प्लांट पैथोजन है। एरिसाइफी भी प्लांट पैथोजन है। अब एक साथ दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, तो ऐसा ऑप्शन जिनमें दोनों या तीनों चीजें कंबाइन हो जाए वही हमारा सही आंसर होगा। द सही आंसर इज ऑल ऑफ दिस। यही एक सही सबसे एक्यूरेट
पॉसिबिलिटी बनती है सही आंसर की, एंड दैट्स व्हाई द डी इज अ करेक्ट आंसर। जी शुभम जी, आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, आपका आईएएस का एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जैसे चाहते हैं इतनी जल्दी से ये सारे कोर्सेज नहीं आ जाएंगे। ये कोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हमें समय दीजिए, और डेफिनेटली जब हम यूपीएससी के लिए कोर्सेज आपको लॉन्च कराएंगे, देंगे, तो उससे बेहतर कोर्सेस आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हम समय इसलिए ले रहे हैं कि आसानी से उन सारी चीज़ों को हम फुलफिल कर सकें जो कि इस एग्ज़ाम की डिमांड होती है। तो डेफिनेटली आपके लिए, और जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी यूपीएससी और बाकी चीज़ों को टारगेट करते हैं, उनको भी आईएफएस की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, चिंता ना करें, इंतज़ार करें थोड़ा सा। द टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय अर्बसिकुलर माइकोराइजल फंजाई विथ प्लांट्स। सो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाला एक फंजाई है जिसका नाम है अर्बसिकुलर माइकोराइजा, एंड इट मेक अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑल ऑफ द लैंड प्लांट्स। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट 90 to 95% जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट्स हैं, दे ऑल आर हैविंग द infection, or we can say symbiotic association of अर्बसिकुलर माइकोराइजा। तो इस केस में हम क्या कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि 90 से 95% प्लांट्स में अगर ये इन्फेक्शन है, इसका मतलब यही है कि ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना शायद पौधे नॉर्मल तरीके की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन व्हाट वी कैन मेक। अगर ये सिर्फ 10% प्लांट में ही होता और इन्फेक्शन हो, तो प्लांट के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन इन्फेक्शन वाले अच्छे से ग्रोथ दिखाते, तो हम कहते हैं कि इसका इन्फेक्शन हो तो ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि मेजर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इसके साथ एसोसिएशन शो करते हैं, अर्बसिकुलर माइकोराइजा के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। इट मीन्स इट इज वन ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन which is a obligatory, or we can say compulsory type of association. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हुआ है कि अगर माइकोराइजल एसोसिएशन ना दी जाए पौधों को, तो उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती, जबकि माइकोराइजल एसोसिएशन होने पर बहुत ही बेहतर ग्रोथ देखने को मिलती है। सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज दिस इन्फेक्शन इज, और दिस एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। है तो सिम्बायोसिस, दैट इज ट्रू, बट मोर एक्यूरेट आंसर शुड बी द ऑब्लिगेट। क्योंकि जब हम सिम्बायोसिस की बात कर रहे हैं तो जनरली देखने को मिलता है कुछ केसेस में कि अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट ना करें तो दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज ऑब्लिगेटरी। सो करेक्ट आंसर शुड बी द ऑब्लिगेटरी। एक चीज और याद रखें कि अर्बसिकुलर माइकोराइजल जो इन्फेक्शन है, it is one of the ancient symbiosis example। मतलब अगर आपको म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस का कोई बहुत ही एंशियंट एग्जाम्पल देना हो, तो दैट इज द अर्बसिकुलर माइकोराइजल इन्फेक्शन। कई सारे फॉसिलाइज्ड जो भी ट्रीज मिले हैं, उनके रूट्स के अंदर भी फंगल, स्पेशली अर्बसिकुलर माइकोराइजल इन्फेक्शन देखे गए हैं। इट मीन्स ये जो एसोसिएशन है ये बहुत पुराना और बहुत ही एंशिएंट टाइम का है, और तब से ये अभी भी पौधों में चला आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड प्लेसेस देम इन फंजाई। स्लाइम मोल्ड्स को किस बेसिस पर फंजाई ग्रुप में रख दिया गया है, ऐसा क्या शो कर देते हैं हम? अगर आप इनके अर्ली स्टेजेस में देखें, सो द बॉडी इज प्लाज्मोडियल। प्लाज्मोडियल का मतलब है बॉडी का कोई शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचते हैं, मतलब मैच्योर एज में पहुंचते, रिप्रोडक्शन का फेज आता है, so they will form a stalk and some sporangium like structure, and then they produce spores inside। ये जो छोटा सा फेज आप देख पा रहे हो,
that is the formation of sporangium, stalk, spores inside the sporangium, मतलब इसे स्पोरुलेशन फेज कह दिया जाता है। ये जो फेज है ये काफी हद तक हमें फंजाई के फीचर्स जैसा ही दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड अंडर द फंजाई ग्रुप। वैसे तो बहुत सारा जो फीचर है वो प्लाज्मोडियल फीचर लगता है, इसकी वजह से हो सकता था इन्हें प्रोटिस्ट भी कहा जा सकता था, but because of the various molecular studies and morphological studies, now it is confirmed that they are having a very close relation with the fungi, and that's why they are placed under fungi group. चलिए आगे बात करें, और भी क्वेश्चंस हैं, that is unicellular stalked टेलिटोस्पोर। सतर्क हो जाएं, टेलिटोस्पोर के बारे में बात हो रही है और आप पक्सिनिया में भी टेलिटोस्पोर्स देखते हो, लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, दैट इज पैपिलर थिकनिंग। जो थिकनिंग होगी टेलिटोस्पोर की वो कैसी होगी? पैपिलर, मतलब कुछ पैपिलर लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी। इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर स्टॉक, ये वाला फीचर होना चाहिए, जबकि आप अगर पक्सिनिया के टेलिटोस्पोर की बात कर रहे हो तो वहां पर आपको 2 सेल्स दिखेंगे, 2 न्यूक्लियाई दिखेगी, राइट। तो इस वजह से ये जो आंसर है पक्सिनिया ना होकर के क्या हो जाता है? यूरोमाइसिटीज हो जाता है, और यूरोमाइसिस के मेंबर्स के अंदर आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे। पक्सिनिया के अंदर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट यूनिसेल्युलर, दैट्स व्हाई the correct answer is 1. Next is the extended dikaryophase in Ascomyces is represented by, so याद रखें दोस्तों, यहां पर बात हो रही है डाइकैरियोटिक फेज के बारे में, स्पेशली एक्सटेंडेड डाइकैरियोटिक फेज के बारे में, कि दोनों जो अपोजिट स्ट्रेन के माइसिलियम है उनका फ्यूजन भी हो जाता है, डाइकैरियोटिक फेज भी आ जाती है, डाइकैरियोटिक माइसिलियम भी बन जाते हैं। लेकिन डाइकैरियोटिक माइसिलियम बहुत लंबे समय तक अपनी डाइकैरियोटिक फेज को मेंटेन करते हैं, और एट द एंड दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म द एंटायर फ्रूटिंग बॉडी। सो इट इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व इनटू द एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस हाइफी मतलब वो हाइफी जो आगे जाकर के फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेंगे। उसी के साथ साथ एस्कस मदर सेल, द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस, राइट। एस्कस बनेगा, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और उसके पहले जो पूरी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करने वाले जो हाइफी होते हैं, जिन्हें एस्कोजिनस हाइफी कहते हैं, दे आर ऑल्सो डाइकैरियोटिक। सो द करेक्ट आंसर शुड बी द ascogenous hyphae as well as the asco mother cells. They are showing a extended dikaryotic phase. सोमैटिक माइसिलियम्स में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एस्को मदर सेल सिर्फ आंसर नहीं है, दोनों ही आंसर होंगे, एंड दैट्स व्हाई द डी और वी कैन से 4th इज द करेक्ट आंसर। जी शुभम जी, so अगला क्वेश्चन, which of the following zoosporic fungi has nuclear cap in its zoospore? so zoospore के ऊपर न्यूक्लियर कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सपोज दिस इज द जूस्पोर, मतलब फ्लैजिलेटेड कोई स्पोर होगा। दिस इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट, और इस न्यूक्लियस के ऊपर कुछ इस तरीके का कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो कौन से ऐसे फंगस हैं या कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है? दैट इज द न्यूक्लियर कैप, दिस इज द न्यूक्लियर कैप इन इट्स जूस्पोर, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लास्टोक्लेरिडिला इमरसोनी। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं किया जा सकता,
आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए जानकारी होनी चाहिए और इसमें पूरी की पूरी मदद आपको आईएफएस द्वारा मिलेगी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं आरपीएससी को, तो मेरा जो सबसे सिंपल आपको सजेशन होगा वो ये कि अगर आप इन कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईएफएस से बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। और डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों में ये सारे क्वेश्चन जो आज आपको शायद टफ लग रहे हैं, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे ये कोर्स, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली और आसानी से सॉल्व होते हुए लगेंगे। सो आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग algal genera is formed as a anaerobic or anaerobe in gut of herbivore? इनमें से कौन सा ऐसा जनरा है जो कि हर्बीवोर के गट के अंदर एज एनारोब पाया जाता है? अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो जानकारी जरूरी है यहाँ पर, जानकारी नहीं है तो बड़ी मुश्किल होगी। करेक्ट आंसर इज नियो कैलीमास्टिक्स। दिस इज द जनरा विच इज प्रेजेंट एज एनारोब इनटू द गट ऑफ हर्बीवोर्स। तो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस लेवल के हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि अलगे से 10 क्वेश्चन पढ़े हमने, पंजाई से 10 क्वेश्चन पढ़े हमने। क्वेश्चंस के नंबर्स कैसे हैं, क्या पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो समझ में आ ही रहा है। लेवल्स देखिए क्वेश्चंस के क्या हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अगले सेशन में भी आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चंस जो हैं मिल जाएंगे। सो आई होप अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई। आगे अगले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले सेशंस में इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे। शुभम जी थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ी सी जो है सब्र रखें, डेफिनेटली आपको मदद की जाएगी। क्यों आप बार बार परेशान हो रहे हैं? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के साथ साथ और भी कई सारे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो धन्यवाद पेशेंस के साथ पूरे के पूरे सेशन को सुनने का। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोज़ आपको इसी तरीके से हमेशा हेल्पफुल रहेंगे और हम हमेशा आपके फ़ायदे के लिए, आपके हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।